गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज इस लंग डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष झा, जो कि एक चेस्ट फिजिशियन हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, जिनको हम अधिकतर टेक्निकल भाषा में जानते हैं। और आज हम डॉक्टर संतोष झा के माध्यम से समझेंगे कि हम अपने लंग्स की हेल्थ को किस तरीके से बेहतर बनाएं। सो डॉक्टर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं, कई चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि लंग्स करते क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी हमारी बॉडी में। नमस्कार, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली लंग्स हमारी बॉडी में एक वाइटल ऑर्गन है। तो लंग्स का काम जो होता है मेन, वो होता है ऑक्सीजनेशन से रिलेटेड। सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में वेस्ट गैस होती है उसको बाहर निकालना। दूसरा, इम्यूनिटी से रिलेटेड इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जैसे कि हम लगातार इंस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कोई वेस्ट मटेरियल, मान लो कोई पार्टिकल, कोई इन्फेक्टिव एजेंट जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी लोकल इम्यूनिटी होती है जो हमारे एयरवेज में होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस में एनगल्फ करके खांसी के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी और डिफेंस के लिए भी एक मेजर ऑर्गन है। तीसरा, इसका जो रोल होता है, जैसा कि मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये एक एसिड और बेस का बैलेंस होता है हमारे बॉडी में, यानी कि पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और जैसे हम अब बात कर पा रहे हैं तो बेसिकली फोनेशन, यानी कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें से जब एयर हम एक पर्टिकुलर तरीके से निकालते हैं तो एक स्पीच का प्रोडक्शन करने में भी इसका रोल होता है। तो इस प्रकार से लंग्स एक वाइटल ऑर्गन है। थैंक यू डॉक्टर। सो आज इंडिया के अंदर अगर मैं लंग हेल्थ इशू की बात करूं तो कितना बड़ा है, हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए इसे? देखिए, बहुत सीरियस कंसर्न है। लंग्स से रिलेटेड बीमारियां ऑन द राइज हैं। अभी हम एक महामारी कोविड से जस्ट बाहर निकले ही हैं। कुछ सालों पहले पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त थी। तो अगर आप मात्रा यानी क्वांटिफिकेशन की बात करेंगे तो एक सीओपीडी नाम से बीमारी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको कि स्मोकर्स लंग डिजीज भी कहा जाता है। आप मानेंगे वो बीमारी वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी का तीसरा सबसे मुख्य कारण है पूरे विश्व में। आफ्टर हार्ट डिजीजेस, आफ्टर स्ट्रोक, COPD इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। इसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस, जो इन्फेक्टिव डिजीज में हम देखते हैं, टीबी का प्रेवलेंस पूरे वर्ल्ड का लोड का इंडिया में 1/3 केसेस टीबी के इंडिया में है। तो वो भी बहुत प्रमुख कारण है लंग डैमेज का और मोर्टेलिटी का। इसके अलावा अस्थमा का लोड, ब्रोंकियल अस्थमा जो एलर्जी रिलेटेड जो डिजीज होती है, बच्चों में बहुत कॉमन देखी जाती है, बड़ों में भी देखी जाती है, उसका भी जो केसेस का प्रेवलेंस है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से सभी रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं उनका प्रेवलेंस इंडिया में खास तौर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो डॉक्टर, आपने अभी बताया कई सारे इशूज के बारे में कि इन चीज़ों की वजह से हमारे लंग्स को इन्फेक्शन हो जाता है या हमारे लंग्स अनहेल्दी हो जाते हैं। रीजंस क्या होता है इन इशूज़ के? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जिस तरीके से हम डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक डेवलप हो रहा है, तो निर्माण कार्य की वजह से आपने देखा होगा धूल मिट्टी, पोल्यूशन, हर विंटर्स के बाद हर साल दिल्ली चोक कर जाती है। AQI यूजुअली गोज मोर देन 1000, तो हजार्डस रेंज में जो कि आता है। तो वो बढ़ते हुए लंग्स, यानी बच्चों के लिए भी वो नुकसानदायक है, बुजुर्गों के लिए है ही, जो लोग ऑलरेडी लंग डिजीज से जूझ रहे हैं जैसे कि COPD, अस्थमा या लंग फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स, उनके लिए इस प्रकार की हवा में सांस लेना ऑब्वियसली हजार्डस ही होता है। और इस प्रकार की हजार्डस हवा में जब हम सांस लेते हैं लगातार, तो जिनके लंग्स हेल्दी हैं उनको भी आगे जाके बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। एक तो कारण यही हो गया। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बोला, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस इंडिया में 1/3 है पूरे वर्ल्ड के केसेस का। टीबी एक फैलने वाली बीमारी है, एक कंटेजियस डिजीज है। तो हमारे यहाँ पे हेल्थ हाइजीन यानी कॉफ हाइजीन का इतना अवेयरनेस नहीं है। तो जिसको टीबी होता है वो कई बार 10 से 12 पेशेंट्स को भी इस प्रकार से टीबी को अपने लाइफ टाइम में दे सकता है, यानी खांसी के माध्यम से, छींक के माध्यम से। तो ड्रॉपलेट फॉर्म में इन्फेक्शन, जैसे वो पेशेंट मेट्रो में सफ़र करता है या बसेस में सफ़र करता है तो वो इन्फेक्शन को फैला सकता है। उसके अलावा जो है लैक ऑफ अवेयरनेस, वैक्सीनेशन वगैरह के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे निमोनिया के लिए वैक्सीन होता है, फ्लू के लिए वैक्सीन होता है, लोग इसके बारे में इतने अवेयर नहीं है। तो इस वजह से ये सारे इन्फेक्शंस का और इस प्रकार की लंग डिजीज का खतरा इंडिया में थोड़ा आमतौर से ज़्यादा है।
तो डॉक्टर आजकल ना बड़ा ट्रेंड है कि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ के लोग अनहेल्दी लंग्स से जूझ रहे हैं, तो वो टियर 3 सिटीज़ या गांव की तरफ वो लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा हेल्दी हवा में सांस ले रहे हैं। आपका क्या इसमें रुझान है? नहीं, इसमें देखिए कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम AQI की बात करें तो इवन गांव में भी अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो इतना AQI बेहतर नहीं है। वहाँ पे भी धूल मिट्टी और एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो बुरा ही है। तो दूसरा, गांव में अगर आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इतना अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स या फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से भी डिजीजेज यानी कि बीमारियाँ बहुत लेट स्टेज में जाके पकड़ में आती हैं, जिस वजह से कि गाँव में भी ये लंग डिजीजेज के जो प्रेवलेंस है काफ़ी बढ़ गए। जैसे आप देखेंगे कोई COPD का केस है तो वो जब हमारे पास आता है रेफर होके गांव से शहरों में जैसे आते हैं तो वो यूजुअली वो काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है। या अगर हम बात करें लंग कैंसर्स की तो वो भी कई बार जब हमारे पास केसेस आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज 4 में होते हैं, यानी कि वो एडवांस तरीके से फैल चुके होते हैं। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस वाली बात गाँव में है। इंडिया में अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर थोड़ा सा सेटअप बेटर है, अवेयरनेस थोड़ी गाँव के कंपेरिजन में बेटर है, पर फिर वही है कि यहाँ का AQI इंडेक्स, थोड़ा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग का इतना प्रेवलेंस है, स्मोकिंग की वजह से COPD का प्रेवलेंस थोड़ा बढ़ता जा रहा है शहरों में। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो डॉक्टर मैं समझना चाहूँगा, जैसे आपने इन इन्फेक्शंस की बात करी, तो कौन से ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं लंग इन्फेक्शन को लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इतने बुरे AQI में यानी कि पॉल्यूशन में या फिर ऑक्यूपेशनल आपको कोई ऐसा एक्सपोजर है, तो अगर इसमें आप रहते हो तो अगर ख़ास तौर से हम माने तो बच्चों में, छोटे बच्चों में जिनके लंग्स बढ़ते हुए हैं उनको इस चीज़ से ज़्यादा नुकसान है। बुज़ुर्ग लोग जो कि 60 साल के ऊपर के हम बुज़ुर्ग लोगों की बात करें तो उनके लंग फंक्शंस थोड़े से बुरे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब है कि जैसे जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, यानी कि जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है, या फिर हम बात करें कि जैसे और किसी भी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर हार्ट डिजीजेज है, या फिर BP की बीमारियाँ हैं, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं इनको इम्पैक्ट होने का या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने का लंग से रिलेटेड ज़्यादा खतरा होता है। ओके, सो क्या कोई एज का भी कोरिलेशन होता है कि लाइक बच्चों में लंग इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है या बड़ों में नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छोटे बच्चों में क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप इतनी अच्छे से नहीं हुई है, तो और दूसरा बढ़ते हुए लंग्स है, ज़्यादा वायरल, यानी कि आपने देखा होगा उसी एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, यानी कि बढ़ते हुए बच्चे जल्दी वायरल इन्फेक्शंस को कैच करते हैं। अगर उनको अस्थमा की बात करें तो अस्थमा भी टिपिकली या तो बढ़ती हुई उम्र में होता है, छोटे बच्चों में होता है, या फिर एक एज के बाद होता है, यानी 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद होता है। तो इन दो एज ग्रुप्स में यूजुअली लंग्स की बीमारियां ज़्यादा देखी गई है। ओके, सो क्या इसके वार्निंग साइंस, क्या एक आम जनता कैसे समझे कि अब मुझे वाकई एक चेस्ट फिजिशियन से मिलना चाहिए या अपने लंग्स का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे कोई साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकें? देखिए, मुख्य रूप से अगर लंग्स से रिलेटेड कोई भी बीमारियों की बात करें तो इसके सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं, जो कि आम जनता को काफ़ी इजीली मतलब पकड़ में आ सकते हैं। जैसे कि लंबी खांसी जो कि 2 सप्ताह से ज़्यादा टाइम से चल रही हो, या फिर चलने फिरने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस का फूलना, ब्रेथलेसनेस जैसे हम कहते हैं, या हैवी ब्रीदिंग, या फिर हम बात करें कि लो ग्रेड फीवर थोड़ा लंबे टाइम से चल रहा हो, जैसे 2 सप्ताह 3 सप्ताह से लो ग्रेड फीवर चल रहा हो, तो ऐसे केसेस में हमें इन्फेक्शन को रूल आउट कर लेना चाहिए। या फिर खांसने पे बलगम में खून का आना, जिसको कि हेमोप्टाइसिस भी कहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको डेफिनेटली इसके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो अभी जिस तरीके से मौसम बदलता है, लाइक अभी सर्दी आने वाली है, सो इसमें क्या मौसम का बदलना भी लंग हेल्थ को प्रभावित करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि मानिए अस्थमा या COPD, जैसे मैंने अस्थमा के बारे में बताया और जैसे COPD के बारे में बताया, जो कि स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज, इनका टिपिकल जो एक्सेजर्बेशन देखने को मिलता है, एक्सेजर्बेशन यानी कि बीमारी का बिगड़ना, जो बेसलाइन से सिम्टम्स का बढ़ जाना, उसको एक्सेजर्बेशन कहते हैं। जो इसका जो टिपिकल एक्सेजर्बेशन देखने को मिलता है वो बदलते मौसम के साथ होता है। जब हवा की नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जब पॉलन्स या एलर्जेंस की मात्रा हवा में बढ़ जाती है बदलते मौसम की वजह से,
तो उस टाइम पे जब ये पेशेंट्स ऐसी हवा को इनहेल करते हैं तो उनकी सांस के नलियों में सिकुड़न आ जाती है, यानी कि स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बुखार, बढ़ा हुआ बलगम और खांसी और बढ़ी हुई सांस की प्रॉब्लम के साथ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ओके, तो लाइफस्टाइल या मैं बात करूं डाइट की या एक्सरसाइज की, इनका कितना रोल होता है? जी देखिए, डॉक्टर के पास आने से पहले तो यही सारी जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, इन्हीं पे अगर हम काम करें तो हमारी मोस्टली बीमारियां कंट्रोल हो सकती है इनिशियल लेवल पे। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में, तो अगर हम बात करें स्मोकिंग आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा एक स्टेटस आइकन भी बन गया है, और आपने युवा लोगों को देखा होगा, महिलाएं भी इवन स्मोकिंग हाथ में पकड़ के बात कर रहे हैं, और वो एक तरीके से रोल मॉडल की तरीके से बच्चों पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। पैसिव स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा होती है। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों का लंग्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप स्मोक करते हैं तो आज ही रिजोल्यूशन लें और स्मोकिंग को छोड़ने के लिए कुछ कदम उठाएं, पहली चीज। दूसरा, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट। आजकल हर चीज में मिलावट है, पानी से लेके हम जो खाते हैं वो सारी चीजों में मिलावट है। तो आप कोशिश करिए कि जितना आप खाएं हेल्दी खाएं, घर का खाना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, पैकेटेड या प्रिजर्वेटिव वाला खाना आप अवॉइड करें। इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप एक अच्छी नींद लें, स्लीप, क्योंकि स्क्रीन टाइम मोबाइल पे लोगों का इतना बढ़ गया कि जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल बड़ा इरेटिक हो गया। हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो आते हैं उनकी सबकी एक ही परेशानी कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती 12, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन फिर करते क्या है, तो आप स्क्रीन चलाते रहते हैं। जब तक आप स्क्रीन के एडिक्टेड रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी और आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, हाइड्रेशन। मैंने आपको बोला कि जैसे हवा की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बलगम, तो आप सांस लेने में भी दिक्कत होगा उस टाइम पे ऐसे मरीजों को। और अगर आप पानी कम पीते हैं तो म्यूकस का जो बाहर निकलना है, रिलीज होना है, यानी बलगम बाहर निकालने की जो एक प्रोसेस है, उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि बलगम आपका गाढ़ा हो जाएगा, बलगम निकाल नहीं पाओगे जो स्पुटम का सिक्रीशन है। इसलिए एक एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट, जो प्रिवेंटिव चीज़ों में अगर हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन। मैंने पहले भी बोला था वैक्सीनेशन के बारे में। तो इसमें 2 प्रकार के वैक्सीन होते हैं, एक निमोनिया के लिए और एक फ्लू के लिए। तो निमोनिया का वैक्सीन तो अब लाइफ टाइम सिंगल वैक्सीन आ गया, वो हमें जरूर लगाना चाहिए 50 साल की उम्र के बाद। और फ्लू का वैक्सीन एक ऐसा है जो हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि आप हर साल एक फ्लू का वैक्सीन जरूर लगाएं। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आई थिंक अगर सब फॉलो करें। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैं मिस कर गया, वो है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज जो आपको सूट करते हैं, अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आपका शरीर हेल्दी रहेगा। आप नींद अच्छी लेते हैं तो आपका मन हेल्दी रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो यूजुअली आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस या फिर लंग्स से रिलेटेड एक अच्छी हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, अभी आपने उस पर काफ़ी जोर डाला, एक्सरसाइज। मेरा एक बेसिक सवाल है कि जो मोटे लोग होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, उनमें लंग्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये तो नोन चीज़ है। इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि आप अगर मोटापा है तो वजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपको खराटे बहुत आते हैं, नींद में आपकी सांस की नलियाँ चोक हो जाती है। चोक होने की वजह से एपनिया के जैसे सिम्टम्स आते हैं, उसमें आपकी रात को नींद खराटों के साथ रुक जाती है, ट्रांजिएंटली आपकी ब्रीदिंग जो है स्टॉप हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। अब उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर 5 से 15 बार ऐसा अगर 1 घंटे में हो रहा है तो दैट इज माइल्ड स्लीप एपनिया, 15 से 30 बार हो रहा है तो दैट इज मॉडरेट, और अगर 30 से ज़्यादा हो तो उसको सिवियर स्लीप एपनिया कहते हैं। यानी कि 1 घंटे में 30 बार तक आपकी सांस रुक जाती है, और वो भी अच्छे 10 सेकंड के लिए लगभग सांस रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर क्रॉनिकली इस बीमारी को एड्रेस ना किया जाए तो उनका लो ऑक्सीजन होने की वजह से कई बार नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पे इफेक्ट आता है, कई बार हार्ट पे इफेक्ट आता है। कई बार हम बोलते हैं कि अरे वो बड़े धर्मात्मा इंसान थे, नींद में ही एक्सपायर हो गए। राइट, पर वो ऐसा होता नहीं है। वो एक्चुअली उनको स्लीप एपनिया या ऐसी कोई बीमारी थी जिसकी वजह से रात को ही ऑक्सीजन लो होने की वजह से स्ट्रोक हुआ और पेशेंट एक्सपायर हो गए। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं, आपको बहुत लाउड स्नोरिंग है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है या फिर कोई मोटे इंसान है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली ही शुड गेट मेडिकल अटेंशन। एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जम्हाई को लेकर, योनिंग को लेकर के। योनिंग बार बार करना, क्या ये अनहेल्दी लंग्स की ओर इशारा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यॉनिंग बेसिकली हमारी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा अगर जमाव हो रहा है तो हम उसे बाहर निकालने के लिए यॉनिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, ये कोई डिजीज को नहीं बताता है। राइट।
तो थैंक यू डॉक्टर संतोष झा हमसे बात करने के लिए। इस वर्ल्ड लंग डे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, किस तरीके से अपने वो लंग को हेल्दी में? जैसे मैंने आपको बार बार एम्फेसाइज किया, मैं फिर से वही चीज़ बोलना चाहूँगा, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन और एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के साथ आप रहें, अपने डॉक्टर से जुड़े रहें। अगर मान लीजिए साल में एक बार आप हेल्थ चेकअप कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आप अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं। और लंग्स के लिए एक स्पायरोमेट्री करके एक बेसिक सा टेस्ट होता है, जो कि एक ब्लोइंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको फूंक मारनी होती है कंप्यूटर बेस्ड एक डिवाइस में, जिससे कि आपको अपने लंग फंक्शंस का एक आइडिया लग जाता है। ये सब करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे और आगे जाके कोई बीमारी आपको होंगी नहीं। थैंक यू डॉक्टर संतोष झा हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, जिससे हम अपने लंग्स को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।